सेकेंड लेक्चर में अब हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट हुआ था, जो हमने बात की थी बेसिक्स की, उसी बेसिक्स के अंदर चैप्टर की शुरुआत। और चैप्टर क्या था अपने पास? केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। अब धीरे धीरे टॉपिक की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने बात की थी कि भाई एटम्स जो है वो स्टेबल नहीं है। एटम्स स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? तो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और जुड़ के क्या करेंगे? केमिकल चेंज। और उसी केमिकल चेंज को हमने नाम क्या दे दिया? केमिकल रिएक्शंस। और यही है अपना 10th का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शन के साथ कि केमिकल रिएक्शन है क्या। अब केमिकल चेंज पिछला लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख ले। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? कोई भी केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। क्या भाई? कोई भी एक ऐसा केमिकल चेंज जिसमें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन होते हैं? जो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, रिएक्टेंट करते हैं और वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके टकरा के क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास, कार्बन है, लकड़ी डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, उसको आप जब जलाते हो तो क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। क्या? CO2। यही है ना जी। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? यही तो होती है जब दो सब्सटेंसेस जिनको आप बोलते हो रिएक्टेंट्स, जो हमेशा रिएक्टेंट्स हमेशा किस साइड में होते हैं रिएक्शन में? भाई लेफ्ट हैंड साइड में। और रिएक्ट करके वो क्या बना देते हैं बेटा आपके पास? नए सब्सटेंसेस, जिनका हमने नाम क्या रख रखा है? प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। एक सिंपल सा एग्जांपल स्टैंडर्ड सा, भाई हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? अपना सबसे आवश्यक सब्सटेंस पानी। अब मुद्दे पे आते हैं, रिएक्शन जो होती क्यों है? दो सीबीएसई के सिलेबस में ये बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना जरूर चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए, कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था मैटर, और वहां मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि मैटर के पार्टिकल हमेशा मूवेबल रहते हैं। थी ना? बिल्कुल थी, याद होगी। अब मैटर के पार्टिकल हमेशा मूवेबल रहेंगे, सोच के देखो, तो मूव करते 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 कभी ना कभी तो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, है ना? तो जब टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने की वजह से क्या होता है? जो भी, जैसे आपके पास यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के मिलने से बना है, और ये किसके साथ टकराता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की टक्कर की वजह से। अब जब इन दोनों के बीच में टक्कर होंगी, कोलिजन्स होंगे, तो भाई इनके बीच का जो फेविकोल है, जिसका नाम है बॉन्ड, टूट जाएगा। और बॉन्ड टूट के आपके पास क्या हो जाएंगे? नए वाले कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। तो हाँ, सीबीएसई में आपको क्या लिखना है? व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? भाई केमिकल रिएक्शन क्या है? आपके पास रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में केमिकल कन्वर्जन है। दैट्स इट। डेफिनेशन सिंपल से लिख भी रखी है आपके पास। लेकिन एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या है? वो फिनोमेनन है जिसमें रिएक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे के साथ टकरा के क्या बनाती हैं? प्रोडक्ट्स बनाती हैं। यही वजह है आपके पास केमिकल रिएक्शंस की। क्या? साइमल्टेनियस कोलिजन्स जो एक दूसरे के साथ होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके दिमाग के अंदर छोटा छोटा डाउट आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर मॉलिक्यूल तो हमेशा घूमते रहेंगे। बिल्कुल घूमते रहेंगे, टक्कर मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। तो क्या हर एक टक्कर की वजह से नई रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनते हैं? कहने का मतलब, अगर आपने दिमाग में थोड़ा सा भी सोचना शुरू किया होगा तो आप कहोगे हवा के अंदर हाइड्रोजन तो थोक के भाव में पड़ी हुई है, ऑक्सीजन तो भाई हमारे इन्वायरमेंट का 20% है, तो दोनों गैसेज हैं और गैसेज की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, तो टक्कर मारते रहेंगे तो क्या हर टाइम पे बारिश होती रहेगी क्या? या इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन तो भरा पड़ा है भाई, हम खुद कार्बन के बने हुए, लकड़ी कार्बन की बनी है, ऑक्सीजन 20% है, तो क्या हर टाइम हवा के अंदर आग लगी रहती है क्या? अरे कंबस्टन रिएक्शन है ना, कार्बन क्या ऑक्सीजन के साथ एक करके CO2 बनना। नहीं, तो यहां पे कंसेप्ट है अधूरा। क्या है केमिकल रिएक्शन? रिएक्टेंट का एक दूसरे के साथ कोलिजन्स। लेकिन क्या हर एक कोलिजन रिएक्शन फॉर्म करेगा? नहीं, सिर्फ वही रिएक्शन कोज करेंगे जिनमें आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, जो इनको जोड़ के बैठे हुए, इनको तोड़वा सके। अगर एनर्जी इतनी हुई कि उसको तोड़वा सके तो आपके पास रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन। क्यों होती है भाई?
मॉलिक्यूल्स, एटम्स या केमिकल स्पीसीज जो है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, वो एक दूसरे के साथ टक्कर मार मार के क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट। टक्कर मार के क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि भाई पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या हर एक टक्कर से बॉन्ड टूटेंगे? नहीं। कौन सी टक्कर से? जिनकी एनर्जी हाई होगी, जिनमें इतनी एनर्जी होगी कि वो रिएक्टेंट्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ सके। दैट्स इट। ये है केमिकल रिएक्शन। आपको ऐसी बेसिक रट्टा डेफिनेशन नहीं समझनी है अगर आपको कंपटीशन पढ़ना है तो। उसके लिए आपको आराम से सोचना है क्या है, क्यों है। आपको सिर्फ सोच डेवलप करनी है। इन वीडियोस के थ्रू मैं सिर्फ आपकी सोच डेवलप करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से सोच पाओ कि एक्चुअली में केमिस्ट्री काम कैसे कर रही है। सोच डेवलप होगी तो काम तो अपने आप ही हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। तो हो गया भाई, कोर्स भी हो गया, फिर कोलिजन्स होंगे विद सुटेबल एनर्जी एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आपको भाई 12th के सिलेबस की वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी भी केमिकल इक्वेशन, जैसे यही है, अगर इसको आप लैंग्वेज में कहो तो क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाई ऑक्सीजन फॉर्मिंग हाइड्रोजन ऑक्साइड। हर एक केमिकल जो रिएक्शन है, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे बोल के वर्बल फॉर्म में, तो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे भाई, डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्साइड। थोड़ा सा एब्सर्ड हो जाएगा ना, बड़ा नहीं हो जाएगा। तो जब इन चीजों को इजी करने की बारी आई तो हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, उसने इसका एक सिंपल सा तरीका बनाया भाई, केमिकल रिएक्शन को एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। और एटम्स और मॉलिक्यूल के सिंबल्स तो पहले से हमने बना ही रखे हैं। हाइड्रोजन को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन की, किसी भी केमिकल चेंज की, उसी का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन। बोर्ड की डेफिनेशन होगी जी आपकी 1 नंबर की। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। दैट्स इट, इजी था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। भाई एटम और मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे हैं, सुई की नोक से भी 1 लाख गुना छोटा है भाई। सुई की नोक कितनी छोटी होती है सोच के देखो, उससे भी 1 लाख गुना छोटा है एटम अपना, दिखने से तो रहा। अरे भाई आप साउथ इंडिया के हीरो हो नहीं कि आपको वो आके बताएगा भाई भाई मैं रिएक्ट कर रहा हूँ और आपको दिख भी जाएगा वो। एक्चुअली की बात ये कि आपको रिएक्शन होने के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलने चाहिए जिससे पता चले कि हाँ भाई रिएक्शन हो रही है। तो सिग्नल्स ही क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या है वो सिग्नल भाई, चेंज इन स्टेट। पहले कोई चीज सॉलिड फॉर्म में थी, रिएक्ट करके वो लिक्विड में चली जाए, गैस के अंदर चली जाए। तो अगर स्टेट चेंज होती है तो आपके पास आप बोल सकते हो कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। हमेशा नहीं, लेकिन हाँ ये एक सिग्नल है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस थी, दोनों ने मिलकर क्या बनाया आपके पास है, H2O। तो आपके पास स्टेट तो थी, वो क्या हो गया आपके पास है चेंज। और चेंज इन कलर, कुछ रिएक्शनों के अंदर कलर भी चेंज होता है। जैसे आयरन की रिएक्शन जब आप कॉपर सल्फेट के साथ कराओगे तो जो ब्लू कलर था इस सॉल्यूशन का, पहले ब्लू कलर था, एक टेस्ट ट्यूब थी आपके पास, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। उस ब्लू कलर के सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने आयरन डाल दिया। आप देखोगे थोड़े से टाइम के बाद वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा। वो ग्रीन कलर किस वजह से आया, इसकी वजह से। ये सीबीएसई के क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे, पर फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ देखना है कि ब्लू कलर से ग्रीन कलर चेंज क्यों हुआ। क्योंकि भाई आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसमें आपके पास आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट और कॉपर को बना लिया है। यहाँ पे रिएक्शन आपको नहीं बनाने आ रही है, सिर्फ एग्जांपल है, ना रटनी है, सिर्फ समझना है प्लीज। अगला इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, अपनी भटूरे वाली रिएक्शन, पेस्ट्री वाली रिएक्शन, जो भी आपके पास केक वाली रिएक्शन, प्लीज हलवाई की दुकान में मत जाना, वो सारी रिएक्शन इस रिएक्शन की वजह से होती है। क्यों, वो देखा ना आपने, मुलायम मुलायम ढोकला, मुलायम मुलायम केक, वो किसकी वजह से होता है, इस केमिकल चेंज की वजह से। जिसमें आप क्या करते हो, ये बेकिंग पाउडर डालते हो, जब इसको हीट करते हैं तो किसके अंदर छुप जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O और प्लस में CO2। ये CO2 ही है जो आपके पास उन केक को, आपकी पेस्ट्रीज को, सबको क्या करती है, फुला के फ्लफी फ्लफी सॉफ्ट सॉफ्ट बना देती है। पर ये भी क्या आपके पास एक केमिकल चेंज का सिग्नल, क्या, किसी भी गैस का निकलना। ऐसे ही चेंजिंग टेम्परेचर, किसी के अंदर अगर आपके पास हीट निकल रही है या वो हीट आपको दे रहा है, वो भी क्या है, एक सिग्नल है केमिकल रिएक्शन का। दो बिल्कुल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल देखो।
आपने घर में सफेदी होती देखी होगी, व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश में क्या होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब पानी के अंदर डालते हैं तो ये भाई साहब बन जाता है। और वो जो कंटेनर है उसको हाथ लगा के देखना, आपको दिखेगा उसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स होंगे और वो गर्म हो जाएगा। भाई वो गर्म क्यों हुआ है, क्योंकि उसके अंदर एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई है, दैट इज एक केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो हीट का निकलना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। और एक बिल्कुल सिंपल सी केमिकल रिएक्शन अभी आप करके देख लेना। ग्लूकोज सबके पास होगा, ग्लूकोज की एक चम्मच खा के देखो कैसा फील होगा, देखना, एक्सपेरिमेंट है ये भी। तो ग्लूकोज का जो डिकम्पोजिशन है वो भी एक एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का, और वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और आप सोच के बताना, कमेंट में बताना कि भाई ग्लूकोज खा के कैसा फील हुआ, ठंडा लगा या गर्म लगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा पक्का। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या है भाई, ऐसे सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब वो आपके पास जिस भी सॉल्वेंट के अंदर वो रिएक्शन हो रही थी वो सॉल्वेंट के अंदर घुलते नहीं है। तो ऐसे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को ही हमने नाम क्या दे रखा है, प्रेसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे इसके लिए वर्ड यूज करोगे पीपीटी। तो सबसे सिंपल एग्जांपल, फिर से अपने रसोई में चलते हैं। हमारा हर एक शादी का राष्ट्रीय पकवान पनीर, वो भी प्रेसिपिटेशन है भाई। कैसे, आप क्या करते हो, दूध के अंदर नींबू मिलाते हो, जो एक्चुअली में एक एसिड है। तो दूध के अंदर नींबू मिला तो क्या होगा, जो दूध के अंदर आपके पास क्या थे, फैट था और क्या था, वाटर, दोनों अलग हो जाएंगे, वाटर अलग हो जाएगा और फैट दूध का जो अलग होके बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, जिसको आप जमा के क्या बना देते हो, एग्जैक्टली पनीर। वो भी किसी इसका एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन का। और एक सीबीएसई का सिंपल सा एग्जाम्पल, भाई सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब नमक के साथ कराओगे, सोडियम क्लोराइड के साथ कराओगे, तो प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। तो जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होगी सोडियम क्लोराइड के साथ तो प्रेसिपिटेट बनेगा। इन दो रिएक्शन होंगे, इसमें और इसमें, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। फाउंडेशन की एक छोटी सी चीज और बतानी है आपको बेटा, गैसेस जब भी किसी रिएक्शन से निकलेंगे तो उनके साथ एक ऐसा एरो बनाया जाएगा केमिकल इक्वेशन के अंदर। अपवर्ड एरो का मतलब ये गैस है जो रिएक्शन के अंदर से निकल रही है। और जब भी प्रेसिपिटेट बनेंगे तो उनके अंदर आपके पास एक डाउनवर्ड एरो बनेगा, मतलब ये चीज नीचे जाके सेटल डाउन हो गई है, जैसे सस्पेंशन होते थे आपके पास 9th क्लास में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, विद एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार प्लीज चाहो तो इनको नोट कर लेना प्लीज। अगले पोर्शन में आप चेक करोगे वो जो हमने पहले बात की थी, पहले आपने एक रिएक्शन को डिफाइन किया, तो उसके बाद आप उसको क्या करोगे, हिस्सों में बांटोगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो जो अपना अगला हिस्सा होगा वो होगा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। कुछ 4 टाइप्स मैंने यहां दे रखी हैं और 2 टाइप्स आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, जो इस साल आपको जाननी जरूरी है उसमें से सबसे पहले तो सीबीएसई वाले पोर्शन की बात करते हैं। सीबीएसई के अंदर पूरा पोर्शन आएगा जिसको हम थोरोली पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट किस तरीके से बना है उसके हिसाब से केमिकल रिएक्शनों को आप 4 हिस्सों में बांटोगे। वो 4 हिस्से कौन कौन से होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड लास्ट में रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इनको तो हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। अब सीबीएसई से थोड़ा सा बाहर आओ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होते थे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो आपके पास जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होती है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर किसी वजह से प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट फॉर्म करने लग जाए तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, केमिकल रिएक्शन कराने का आपका मेन मोटो ही क्या था, आपका प्रोडक्ट बनाना। तो आप आगे चलने का मतलब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो प्रोडक्ट बनाना इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर किसी वजह से वापस से रिएक्टेंट मिल गए हैं, बैक आ गए हो, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये होती है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर आपके पास डायरेक्शन दोनों तरफ की हो, मतलब रिएक्शन आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं लेकिन साथ साथ में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बनते हैं, ऐसी रिएक्शनों का नाम क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अरे अपना चौक है, अपना पत्थर है,
वो यही तो है। उसको अगर आप हीट करोगे बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, काफी आगे बेटा है, उसको अगर आपने हीट किया तो किस में टूटेगा? चूने में। प्लस में क्या निकलेगी आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर आपने सोच के देखो, ये कंटेनर है इमेजिनरी, दिमाग में इमेजिन करो आराम से, उसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे आग लगा रखी बहुत हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये टूट गया CO प्लस में CO2 में। लेकिन ये CO2 बाहर ही नहीं जा पाई और चूना नीचे पड़ा था, तो CO2 वापस जाके इसको टक्कर मारना शुरू करेगी। और अभी भी समझाया था ना, जब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एक दूसरे को टक्कर मारते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? एक केमिकल चेंज। वही होगा ना, जब इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराए तो उन्होंने टूट के क्या बना दिया? चूना प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो गैस बाहर निकल ही नहीं दी, आपने कंटेनर बंद कर लिया, तो बंद कंटेनर के अंदर आपके पास उन्होंने वापस एक दूसरे को टक्कर मारी और क्या बना दिया? फिर से रिएक्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों एक साथ चलते हैं, ऐसी रिएक्शनों को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और कोई भी ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, और वो डायरेक्शन में कौन सी? रिएक्टेंट का कन्वर्जन सिर्फ प्रोडक्ट में, ऐसी रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शन। इस छोटी सी डिस्कशन में ये बात समझ में आ गई होगी कि रिवर्सिबिलिटी के लिए आपका कंटेनर बंद होना जरूरी है जहां पे केमिकल चेंज करा रहे हो। अगर खुला है तो वही रिएक्शन, अगर ये CO2 बाहर निकल जाती तो यही रिएक्शन कैसी हो जाती? एक इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो कंटेनर बंद है तो आप रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हैं। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ये भी एक इंडिकेटर था भाई, कैरेक्टरिस्टिक थी केमिकल रिएक्शन। तो हीट के बेसिस पे दो टाइप है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब रटना नहीं है, बस केमिस्ट्री में थोड़ा सा संधि विच्छेद करना है, हिंदी वाला नहीं, डरना नहीं, इजी वाला है। तो एक्सो प्लस थर्मिक, एंडो प्लस थर्मिक। थर्ड का मीनिंग ही केमिस्ट्री में या साइंस में होता है हीट। एक्सो का मतलब सबको पता है आउटसाइड, और एंडो का मतलब इनसाइड। तो ऐसी रिएक्शन जो बाहर हीट दे रही है, बाहर गर्मी दे रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, ऐसी रिएक्शनों का आप क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस जो हीट ले रही हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, अपने अंदर ले रही हैं, उनको क्या कहोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एग्जांपल क्या था आपने? क्या था ना जी? क्या अगर आपने चूने के अंदर पानी मिलाया हीट वाला में, तो वहां पे वो कंटेनर गर्म हो गया था, मतलब हीट दे रहा था ना भाई, हीट बाहर निकल रही थी। हीट बाहर निकलेगी तो क्या करेगी? ऑब्वियस सी बात है, गर्म करेगी, तो एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में ग्लूकोज वाला एग्जांपल दिया था, आपने खा के देखा हो, एक सेकंड रुक के, तो आपने देखा होगा आपका मुंह बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया था। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन जो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन खाते हो तब होता है, वो कैसी रिएक्शन है? कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल था। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में यही चीज है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स है रिएक्शन के अंदर? तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक ही स्टेप है, मतलब सीधे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दो और बाकी स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसको आप कहोगे वो एक सिंपल या एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन को होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, वो एक स्टेप में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लो, मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सीधी टक्कर मार के अमोनिया बना दे, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए, तो आप इसको क्या कहोगे? दिस इज अ सिंपल रिएक्शन, अ एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर सोच के देखो, आपके पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिक्स होके पहले बनाए NH, ठीक है, फिर ये NH फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे और बनाए NH3। देखो फाइनली प्रोडक्ट तो वही बना है, लेकिन एक स्टेप में ना होके कितने स्टेप में बना? दो स्टेप्स में। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है बेटा, प्लीज सीरियसली मत लेना। तो अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगी तो वो क्या होगी? आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अगर एक ही स्टेप में हो जाएगी तो क्या होगी? आपके पास एक सिंपल रिएक्शंस। ठीक है जी, ये थी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन तो आपने अभी देखा ही है कि भाई आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है जो होने जरूर चाहिए। जैसे आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है, उनका करेक्ट फार्मूला रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो और कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रहे हो, नहीं भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो
तो इनके अंदर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सही सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना सबसे पहली चीज है, रिक्वायरमेंट है उसकी। दूसरी, उनकी जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन होनी जरूर चाहिए एक आइडियल केमिकल इक्वेशन के अंदर, कि भाई वो सॉलिड है तो ब्रैकेट में, जैसे आपके पास भाई कैल्शियम है, ये सॉलिड है तो ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट में आपका लिखोगे एस। अगर कोई चीज गैस है तो उसके ब्रैकेट में लिखोगे गैस और साथ में एक अपवर्ड एरो बना दोगे। अगर वो लिक्विड पानी के अंदर मिला रखा है कोई भी सब्सटेंस तो उसको क्या लिख दोगे, एक्वस। अगर वो प्रेसिपिटेटेड है तो उसके ब्रैकेट में, जैसे अभी आपने बनाया था प्रेसिपिटेट, तो उसके ब्रैकेट में आप क्या लगा दोगे, एक डाउनवर्ड साइज एरो। तो भाई आपके पास हर एक के साथ में उसकी फिजिकल स्टेट भी एक आइडियल केमिकल इक्वेशन के अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, भाई उनके अंदर हीट चेंजेस भी आपको मेंशन करने चाहिए, होने ही चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, दो टाइप के हीट चेंजेस के बेसिस पे रिएक्शंस थी। एक थी एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट ली जाती है, और दूसरी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट दी जाती है। जिनमें ली जाएगी वहां पे आपके पास हमेशा क्या होगी, कूलिंग कोज होगी, और जिनमें हीट दी जाएगी उनमें हमेशा आपके पास हीट इवॉल्व होगी, तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे रिएक्टेंट को हीट दी तो देखो भाई, रिएक्टेंट की साइड में अगर हीट लिख रखी है या उसकी कुछ वैल्यू लिख रखी है, इसका मतलब वो रिएक्शन आपको क्या सिंबलाइज कर रही है कि भाई ये एक एंडोथर्मिक चेंज है। और अगर आपके प्रोडक्ट के साथ में हीट लिख रखी है तो सिंबलाइज करती है कि ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो जरूर करना चाहिए। 9th में पढ़ा था ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बिल्कुल भगवत गीता वाला ही है, सेम वहीं से उठा रखा है भाई। आत्मा अजर अमर है, ना मार सकती ना काट सकते हैं, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में, बिल्कुल वही चीज है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो समझने के लिए बहुत अच्छा लगता है, इंडियंस को तो वैसे भी अच्छा लगेगा, भाई भगवत गीता आ गई है साथ में। लेकिन आपको केमिकल रिएक्शनों में धर्म से थोड़ा सा साइड में हटके उसको लॉजिकली लेके चलना है, और वो क्या है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा मास ऑफ अ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। जितने भी रिएक्टेंट के अंदर केमिकल स्पीसीज है, जितनी उनकी केमिकल स्पीसीज की क्वांटिटी है, उतनी ही क्वांटिटी आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर रिएक्टेंट में अगर कोई एलिमेंट के 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो प्रोडक्ट में उसके कितने मॉलिक्यूल मौजूद होने चाहिए, 5 होने चाहिए। और ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये फॉलो कराने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना पड़ेगा, बैलेंसिंग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके किसी भी अच्छे एग्जाम के लिए, क्योंकि भाई 11th 12th के 5-6 चैप्टर में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये थी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।